हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे और घर पे रह रहे होंगे, अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होंगे। स्टूडेंट्स, मैंने आपको हमारे अतीत में 2 लेसन्स रीड करवा दिए हैं और उसके क्वेश्चन आंसर भी सेंड कर दिए। आई होप आप सभी ने वह लेसन रीड कर लिए होंगे और वह क्वेश्चन आंसर अपनी फिर नोटबुक में लिख कर लर्न करना शुरू कर दिया होगा। आज हम एसएसटी हमारे अतीत का 3rd लेसन ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना रीड करेंगे। ठीक है, इससे पहले वाले लेसन में हमने देखा था कि किस प्रकार से अंग्रेज जो है ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के पर्पज से इंडिया आई थी और यहाँ पर उसने अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित कर ली थी। उसके बाद आगे क्या हुआ यह इसमें ही हम जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें यहाँ पर हमारा पॉइंट आएगा कंपनी दीवान बन गई। अब आपने लास्ट लेसन में ही देखा होगा कि उस कंपनी को वहाँ की दीवानी दे दी गई थी बंगाल की। उसके बाद क्या हुआ इस लेसन में अब हम जानेंगे। ठीक, कंपनी दीवान बन गई। मुगल बादशाह ने 12 अगस्त 1765 को ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान घोषित कर दिया था। मुगल बादशाह ने 12 अगस्त 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान यानी बंगाल का एक तरह से राजा घोषित कर दिया था। इस बात की पूर्ण संभावना जताई जाती है कि यह घटना मुट्ठी भर अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटी होगी। भाई ये बात मानी जाती है कि जैसे कहते ना उसने बंगाल में बिना टैक्स दिए व्यापार करने की इजाज़त दे दी थी, तो इसी प्रकार से ये जो क्या कहते कंपनी को जब दीवानी दी गई थी तो ऐसा माना जाता है कि हो ना हो ये एक छोटे से तंबू में कुछ लोगों की मौजूदगी में ये कार्य हुआ होगा। लेकिन किंतु दिए गए चित्र के अनुसार, कौन सा चित्र? ये वाला चित्र जो आपकी बुक में इस लेसन के सबसे पहले दिया हुआ है। इस चित्र में ये दिखाया गया है कि रॉबर्ट क्लाइव मुगल 1765 में बादशाह से बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त करते हुए, रॉबर्ट क्लाइव जो है 1765 में बादशाह से बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर रहे हैं। तो ऐसा दिखाया जा रहा है कि ये बहुत बड़े पैमाने पर हुआ था, बहुत सारे लोग मौजूद थे, दरबार में हुआ। ये सिर्फ उन्होंने अपनी तारीफों में इस प्रकार के चित्र, रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी तारीफ में ये चित्र बनवाए थे। लेकिन माना ऐसा जाता है कि हो ना हो ऐसे ये जो बंगाल की दीवानी का प्रोग्राम जो था, कार्यक्रम जो था, वो सिर्फ एक रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में थोड़े से लोगों की उपस्थिति में हुआ होगा। यह चित्र उस चित्रकार द्वारा बनाया गया जिसको रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। रॉबर्ट क्लाइव ने एक चित्रकार को जैसे कहा कि आप मेरे जीवन में जो जो घटनाएं घटी उनके बारे में बताया, उससे रिलेटेड चित्र बनाकर आप दीजिए। तो ऐसा ही चित्र रॉबर्ट क्लाइव ने ये भी बनवाया होगा। तो उसने अपनी तारीफ में कुछ ज़्यादा लोगों और राजा के दरबार में इस प्रकार की व्यवस्था दिखाई है। बंगाल की दीवानी मिल जाने से अंग्रेज बहुत खुश थे। बंगाल की दीवानी मिल जाने से अंग्रेज बहुत खुश थे। दीवान के तौर पर कंपनी ने अपने नियंत्रण वाले भूभाग की आर्थिक मामलों की बागडोर संभाल ली थी। अब दीवान बन जाने के बाद कंपनी ने क्या किया, जो क्षेत्र उसके नियंत्रण में था वहाँ के जो इकोनॉमिकल मामले थे, जो आर्थिक मामले थे जिनसे कमाई होती थी, वो सब उन्होंने बागडोर अपने हाथों में संभाल ली थी। अब उसे अपने क्षेत्र का शासन चलाने और आमदनी के जरिए व्यवस्थित करने थे, यानी अपने क्षेत्र का शासन चलाना था और प्रति प्रकार से जैसे अच्छी तरीके से उसका नियमित रूप से उसकी आमदनी हो जाए, इस प्रकार की व्यवस्था भी उनको करनी थी। इसके लिए उसे एक ऐसा रास्ता चुनना था जिसे कंपनी के बढ़ते हुए खर्चों को पूरा करने के लिए भरपूर पैसा कमाया जा सके। अब दीवानी तो मिल गई, अब वहाँ से ही उसे इतनी अर्निंग करनी थी कि कंपनी के जो खर्चे थे वो पूरे हो सके। व्यापारिक कंपनी होने के नाते उसे यह भी ध्यान रखना था कि वह कंपनी की जरूरत की चीज़ों की खरीद फरोख्त करती रहे, यानी वो व्यापारिक कंपनी थी, व्यापार करना था, तो उसे ये भी देखना था कि उसका व्यापार भी सुचारू रूप से चलता रहे, जो व्यापार की जरूरत की चीज़ें हैं वो भी आसानी से खरीदी जा सके और साथ साथ कंपनी का खर्चा भी उठाया जा सके। इसके साथ साथ कंपनी को यह भी महसूस होने लगा कि उसे सावधानी से आगे बढ़ना होगा। बाहरी ताकत होने के कारण उसे उन लोगों को भी शांत रखना होगा जो गाँवों में पहले से शासन चला चुके थे। उसे ये भी पता था कि दीवानी मिलने के बाद अब मुझे आराम से कार्य करना होगा, कि जो पहले जो लोग शासन चला चुके हैं तो वह मेरे काम में अड़ंगा लगा सकते हैं। जिनके पास फिलहाल काफ़ी ताकत और सम्मान था, यानी वो अभी भी ताकतवर थे और सम्मानीय थे वहाँ के लोगों के लिए। स्थानीय सत्ता में रह चुके लोगों को नियंत्रित करना तो आवश्यक था, किंतु उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता। यानी वहाँ की सत्ता में रहते हुए वहाँ के स्थानीय जो
शक्ति थी उनको नियंत्रित करना जरूरी था, क्योंकि उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता था। इस अध्याय में आप पढ़ेंगे कि कंपनी ने गांव देहात के क्षेत्रों को उपनिवेश में कैसे बदला, किस प्रकार आमदनी के संसाधन जुटाए, कैसे लोगों के अधिकार तय किए और किस प्रकार मनमाफिक फसलों की खेती करवाई। ठीक है ना। इस लेसन में हम जानेंगे कि गांवों में भी किस प्रकार से अंग्रेजों ने अपना शासन स्थापित किया और यहाँ पर लोगों से अपने मन मुताबिक फसलें करवाई। कंपनी की आमदनी। हालांकि कंपनी दीवान बन गई थी, किंतु वह अभी भी स्वयं को व्यापारी ही मानती थी। कंपनी को भारी भरकम लगान तो मिलता था, किंतु वह उसके आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था नहीं कर पा रही थी। वह यही प्रयत्न कर रही थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व प्राप्त कर सके और कम से कम दाम पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़े खरीद सके। तो कंपनी का मेन उद्देश्य क्या था? अधिक से अधिक टैक्स लेना और कम से कम दामों पर भारत के जो सूती कपड़ा और रेशमी कपड़ा है उसको खरीदना, ताकि यूरोप में बेचकर और अधिक मुनाफा कमाना। इसी कारण 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं के भाव 2 गुने हो गए थे। 5 साल के अंदर ही जो कंपनी जिन चीज़ों को खरीदती थी उन चीज़ों के भाव जो थे वो दुगने हो गए थे, डबल हो गए थे। 1865 से पहले ब्रिटेन से सोने चांदी का आयात करके इसके बदले सामान खरीदी थी। कंपनी क्या करती थी? 1865 से पहले ब्रिटेन से सोना और चांदी मंगाती थी, उसके बदले में वो यहाँ से जो ज़रूरत की चीज़ें होती थी, सूती कपड़ा, रेशम वगैरह, उन्हें खरीदती थी। किंतु अब वह बंगाल में एकत्र होने वाले पैसे से निर्यात की वस्तुएं खरीदने लगी। लेकिन अब उसके बंगाल की दीवानी के बाद उसकी इतनी आमदनी होनी शुरू हो गई थी कि उन्हीं पैसों से उन्होंने अपने व्यापार के सामान को खरीदना शुरू कर दिया। बहुत जल्द यह पता चल गया था कि बंगाल की अर्थव्यवस्था बहुत तेज डगमगाने लगी है। बहुत कम कीमत मिलने के कारण कारीगर गांव छोड़कर भाग गए थे। बंगाल की व्यवस्था जो थी, अर्थव्यवस्था जो थी, यानी इकोनॉमिकल कंडीशन जो थी वो डगमगाने लगी थी और कारीगरों को पूर्ण रूप से पैसा प्राप्त ना होने के कारण, उनके काम की कीमत ना मिलने के कारण उन्होंने भी गांव छोड़कर वो दूसरी जगह जाने लगे थे। किसानों के लिए अपना लगान चुकाना मुश्किल हो रहा था, कारीगरों का उत्पादन भी घट रहा था और खेती चौपट होने की कगार पर आ चुकी थी। जब खेती हो ही नहीं थी तो किसान लगान किस प्रकार से चुकाएंगे? ठीक है, तो जब किसान लगान नहीं चुका पा रहे थे तो आगे आने वाली फसलों के लिए उनके पास ना बीज होते थे, ना पानी की पूरी व्यवस्था होती थी, तो उससे क्या हो रहा था? उत्पादन भी घटता जा रहा था। 1770 में बंगाल के अकाल ने 1 करोड़ लोगों की मौत हुई। अब यहाँ पर आप ये अंडरलाइन कर लेना कि बंगाल में एक भयंकर अकाल पड़ा था। वो कब पड़ा था? 1770 में। और उसमें कितने लोगों की मौत हुई? तकरीबन 1 करोड़ लोगों की, जिससे वहाँ के लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई। वहाँ की 1/3 आबादी जो थी वो समाप्त हो चुकी थी। उसके बाद खेती में सुधार की ज़रूरत। अब कंपनी ने देखा कि बंगाल में अकाल पड़ गया और लगान भी नहीं मिल पा रहा है, वो उन्होंने सोचा कि अगर लगान ही नहीं मिलेगा तो हमारी अर्निंग कैसे होगी? और लगान किससे मिलना है? ज़मीन जिनके पास होगी उन किसानों से। और वह लगान कब दे पाएंगे? जब उनकी फसल अच्छी होगी, जब उनकी ज़मीनों की कंडीशन अच्छी होगी। तो उन्होंने एक तरीके से सोचा कि हमें यहाँ की खेती में सुधार करना चाहिए ताकि यह अच्छी फसल हो और हमें अच्छी आय होने लगे। यदि अर्थव्यवस्था संकट के घेरे में थी तो क्या कंपनी अपनी राजस्व आय के बारे में निश्चित रह सकती थी? मतलब अगर अर्थव्यवस्था ही खराब थी, वहाँ के लोगों की आमदनी ही नहीं हो रही थी, तो कंपनी को टैक्स कहाँ से मिलते? कंपनी के अधिकतर अफसर यह महसूस करने लगे थे कि जमीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना अत्यंत आवश्यक है। वहाँ के जो अफसर थे कंपनी के, वह सोचते थे कि ज़मीन को खरीदना और ज़मीन में सुधार लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी ही कंपनी की अर्निंग बढ़ सकती है। इस काम को किस तरह किया जाए, इस बात पर करीब 2 दशकों तक बहस चलती रही। अंत में 1793 में कंपनी ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया, एक व्यवस्था लागू की जिसका नाम था स्थायी बंदोबस्त। इस बंदोबस्त की शर्तों के मुताबिक राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। यह क्या व्यवस्था थी? राजा जो थे उनको तालुकदार और जमींदार बना दिया गया। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी की राजस्व चुकाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्हें यह कहा गया कि आप किसानों से टैक्स वसूलोगे और वह टैक्स जो है वो कंपनी किसको चुकाओगे? कंपनी को चुकाओगे। उनकी तरफ चुकाई जाने वाली राशि भी स्थायी रूप से तय कर दी गई। उन्होंने यह भी निश्चित कर दिया कि एक निश्चित राशि जो ये जमींदार थे वो कंपनी को चुकाएंगे, वह और उसके बल्कि किसानों से वह जितना चाहे टैक्स ले सकते हैं, लेकिन उनको क्या करना था? कंपनी को एक निश्चित राशि चुकानी थी। इसके पीछे उनका क्या कारण था? जिसका अर्थ यह था कि भविष्य में इसे कभी भी नहीं बढ़ाया जाएगा। बंगाल के बहुत सारे
यहाँ पे उसके पीछे बच्चों इसका एक कारण ये था कि कंपनी ये सोचती थी कि जो राजा और तालुकदार थे जिन्हें जमींदारों की उपाधि दी गई थी, इनको एक ये रहेगा कि हमें कंपनी को तो एक निश्चित अर्निंग चुकानी, एक निश्चित टैक्स चुकाना है, और क्या कहते हैं किसानों से हम जितना चाहे लगान वसूल करके जो बचत होती है वो अपने पास रख सकते थे। तो उनको ये लगता था कि जमींदार जो लोग जो हैं वो लालच में किसानों की मदद करेंगे, उनकी ज़मीन की व्यवस्था को सुधारेंगे, उनकी खेती की व्यवस्था को सुधारेंगे ताकि उनको अधिक से अधिक टैक्स अच्छे से प्राप्त हो सके। अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए जमींदार इस प्रकार से कार्य करेंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। भविष्य में कभी इसे बढ़ाया नहीं जा ना था, मतलब जो कंपनी जो जमींदारों से जो टैक्स लेने वाली थी उसको आगे भविष्य में बढ़ाना नहीं था। अंग्रेजों ने सोचा कि ऐसा करने से उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और जमींदारों को जमीन में सुधार करने के लिए खर्च करने की प्रेरणा मिलती रहेगी। उन्हें ऐसा लगता था कि राज्य की ओर से राजस्व की मांग अंग्रेजों ने सोचा कि ऐसा करने से उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और जमींदारों को जमीन में सुधार करने के लिए खर्च करने की प्रेरणा मिलती रहेगी। उन्हें ऐसा लगता था कि राज्य की ओर से राजस्व की मांग में इजाफा होने वाला नहीं था, जिसके कारण जमींदार बढ़ते उत्पादन से लाभ कमाएंगे। अभी मैंने आपको समझाया ना, अभी अंग्रेज ये सोचते थे कि हमें देने वाला टैक्स तो नियमित रहेगा और वो क्या कहते हैं किसानों से थोड़ा अधिक टैक्स वसूल के अपनी आय में इजाफा कर लेंगे। समस्या क्या आई, किंतु स्थायी बंदोबस्त के बावजूद भी समस्या पैदा हो गई। कंपनी के अफसरों ने देखा कि अभी भी जमींदार जमीन में सुधार के लिए निवेश नहीं कर रहे थे। उन्होंने जो सोचा था वैसा नहीं हुआ। जमींदारों ने जमीन में और जमीन की पैदावार को सुधारने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। इसका कारण यह था कि कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वह इतना अधिक था और उसे चुकाने में जमींदारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था। भाई वो सोचते थे कि इतनी अधिक रकम तो हम किसी भी हाल में चुका नहीं सकते थे, तो वह इस परेशानी में से ही गुजर रहे थे। उन्होंने ज़मीन और उसकी पैदावार को सुधारने की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। जो जमींदार राजस्व नहीं चुका पाता था उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। कई जमींदारियों को कंपनी नीलाम भी कर चुकी थी। अब जो टैक्स नहीं चुका पाता था उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। 19वीं सदी के पहले दशक तक हालातों में बदलाव आ गए थे। कंपनी बाजार में कीमतें बढ़ने के साथ साथ खेतों का विस्तार होने लगा। बाजार में चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी और खेतों का विस्तार होने लगा। बाजार में कीमतें बढ़ने के साथ साथ खेतों का विस्तार होने लगा, जिसके फलस्वरूप जमींदारों की आमदनी तो सुधरी किंतु कंपनी को कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर दिया था और अब वह राजस्व नहीं बढ़ा सकती थी। धीरे धीरे इस व्यवस्था में सुधार तो होने लगा था और जमींदारों की अर्निंग भी बढ़ने लगी, लेकिन कंपनी की अर्निंग नहीं बढ़ी। इस सबके बावजूद जमींदारों को ज़मीन की बेहतरी की कोई चिंता नहीं थी। उनमें से कुछ ने तो बंदोबस्त के शुरुआती सालों में ही अपनी ज़मीन गंवा दी थी। जो शेष रह गए थे उन्हें भी बिना परेशानी और खर्चे के खतरा उठाए आमदनी की उम्मीद दिखने लगी थी। भाई कुछ लोगों ने तो शुरू में ही राजस्व न चुकाने के कारण अपनी ज़मीनें गंवा दी थी और जो बच गए थे वो सोच रहे थे कि जो भी अर्निंग हो रही है उससे राजस्व भी चुका पा रहे हैं और हमारी भी आमदनी हो रही है, तो इससे ज़्यादा वो कुछ और चाहते नहीं थे। जब तक जमींदार किसानों को ज़मीन सौंपकर उनसे लगान वसूल कर सकते थे, उन्हें ज़मीन में सुधार की जरा चिंता नहीं थी। जब तक उन्हें लगता था कि हमने किसानों को ज़मीन दे रखी है, वो पैदावार करते रहेंगे, हमसे टैक्स वसूलते रहेंगे और कंपनी को आगे टैक्स देते रहेंगे, तब तक उन्हें ज़मीन और उसकी पैदावार में सुधार करने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं हुई। दूसरी ओर गाँवों के किसानों को यह व्यवस्था बहुत दमनकारी लगती थी। किसान को जो लगान चुकाना होता था वह अत्यधिक होता था। किसानों को ये व्यवस्था जो थी दमनकारी लगती थी, क्योंकि किसानों को जो टैक्स चुकाना होता था वो उनकी पैदावार से भी अधिक होता था और ज़मीन पर उसका हक भी सुरक्षित नहीं था। ज़मीन भी जमींदारों की होती थी, उन्हें तो सिर्फ उस पर खेती करनी होती थी, उस पैदावार के बदले में उन्हें टैक्स देना होता था। लगान चुकता करने के लिए अक्सर महाजन से कर्जा लेना पड़ता था और यदि वह लगान नहीं चुका पाता था तो वह उसे पुश्तैनी ज़मीन से बेदखल कर दिया जाता था। लगान चुकाने के लिए किसानों को महाजन से कर्जा लेना पड़ता था। अगर वह अपना कर्जा नहीं चुका पाया तो उसे अपनी ज़मीन से हाथ धोना पड़ता था। स्टूडेंट्स, आज तो इतना ही है। आगे की वीडियो में आगे पढ़ाऊंगी। इसके अलावा स्थायी बंदोबस्त के अलावा एक नई व्यवस्था शुरू हुई थी, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आपने ये लेसन अच्छे से मेरे साथ साथ रीड करना है। ओके, बाय, गुड डे।